गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पुलिस रेगुलेशन एक्ट, जो कि हम एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पैराज ही देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 46 में अधिनियम की परिधि दी गई है, और यह अधिनियम किसके द्वारा, संघ के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको लागू करना किसके ऊपर छोड़ दिया गया, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। और धारा 46 के अनुसार राज्य या तो पूर्ण रूप से कि उसके कुछ भाग संशोधन सहित या संशोधन रहित लागू कर सकते हैं। ठीक है, और इस धारा के तहत यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य नियमों का निर्माण कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 ईस्वी नियमों का निर्माण किया। ठीक है, सॉरी, जिसे उत्तर प्रदेश विनियमन 1861 कहा जाता है। इसमें कुल 37 चैप्टर्स हैं तथा 554 पैरास हैं। ठीक है, 37 अध्याय और 554 पैरा है, 5 परिशिष्ट हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो बात करता है वरिष्ठ अधिकारीगण के बारे में। ठीक है, जो पैरा 1 से 17 ए तक है। तो पैरा 1 बात करता है पुलिस महानिदेशक के बारे में। तो पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है, हेड होता है। और तथा पुलिस प्रशासन के सभी मामलों पर सह परिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है। राज्यपाल पुलिस को जो भी आदेश देता है, सामान्यतः वह आदेश पुलिस महानिदेशक के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, पैरा 1 ए अतिरिक्त महानिरीक्षक व क्षेत्र महानिरीक्षक के बारे में बताता है। 1 का सब क्लोज ए, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रभावी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्रों के उप निरीक्षक डीआईजी के उचित मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, और पैरा 2 बात करता है उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र यानी रेंज का दायित्व। तो यह जिलों के परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं। ठीक है, महानिरीक्षक परिक्षेत्र, और जो महानिरीक्षक परिक्षेत्र है और ये जिलों के परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं। अपने परिक्षेत्र के पुलिस अधिकार पुलिस की दक्षता के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और वर्ष में कम से कम एक बार इन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, मतलब कि एसपी ठीक तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं नहीं। ये इन्हें कम से कम कितने वर्ष में एक बार पर्यवेक्षण करना चाहिए। ठीक है, किसको, महानिरीक्षक परिक्षेत्र। पैरा 3 बात करता है महानिरीक्षक परिक्षेत्र का अधिकार। तो इनका जुरिडिक्शन क्या होता है, तो उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अंदर अपराध का सामान्य पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायी है। उसे यह देखना चाहिए कि गंभीर मामलों की शुरुआत से निपटने के लिए उचित कार्यवाही की गई है। यह पाक्षिक रिपोर्ट महानिरीक्षक को समर्पित करते हैं। ट्रेनिंग केंद्रों में ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक पर ही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरा 5, जो आयुक्त के बारे में बात करता है, कमिश्नर। तो आयुक्त के अंतर्गत मंडल के प्रभारी उपायुक्त अथवा कलेक्टर भी आते हैं। आयुक्त का मुख्य कार्य अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के अवर पर्यवेक्षण करना है। ठीक है, तो आयुक्त के अंतर्गत मंडल के प्रभारी उपायुक्त अथवा कलेक्टर भी आते हैं, और आयुक्त का मुख्य कार्य अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के अपर पर्यवेक्षण करना है। ठीक, और पैरा 6 बात करता है जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी। तो जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान है। ठीक है, और इस हैसियत में पुलिस का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है जिला मजिस्ट्रेट के संबंधित प्रावधान पैरा 6 में है और डीजीपी पैरा 1 में है। ठीक है, यह ग्राम चौकीदार के आवंटन के संबंध में विशेष शक्तियाँ रखता है, और ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, पदच्युति, दंड देने, पुरस्कार देने और नियंत्रण करता है। ठीक है, और पुलिस पैरा 7 बात करता है पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के परिणाम में हुई अचानक वृद्धि की सूचना उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक है, अपराधों के जो परिणाम में हुई अचानक वृद्धि है तो उसकी सूचना किसे देगा, और जिला मजिस्ट्रेट को देगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्री का इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यदि किसी जिले में अचानक अपराधों में वृद्धि होती है तब इसकी सूचना उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। ये बात करता है पहले। सीआरपीसी की धारा 58 के तहत वारंट के बिना सभी गिरफ्तारियों की सूचना पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं सीआरपीसी धारा 365 के तहत सब न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्णय की प्रति
जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार यदि ये राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा जाता है तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है। और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाने का निरीक्षण पैरा 9 में है। ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट थाने का निरीक्षण करेंगे। पैरा 9 बात करता है कि यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह वर्ष में कम से कम एक बार थाने का निरीक्षण करे। ये पूछा गया क्वेश्चन है। पैरा 11 बात करता है लोक जमाव और लोक जमाव का विनियमन अभियोजन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। ठीक है। तो हम इसे सेक्शन 30 के साथ पढ़ेंगे पुलिस यूपी पुलिस एक्ट के। ठीक है। ये उसका अनुपूरक है। तो लोक जमाव और जुलूसों के लिए पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक अनुज्ञप्ति दे सकते हैं और ऐसा करते समय उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और जुलूसों को इसी मार्ग से ले जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए जिस मार्ग से वह दीर्घकाल चले आ रहे हैं। यदि कोई जुलूस इसका उल्लंघन करता है तब मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश देने के लिए सशक्त है। सीआरपीसी की धारा 129 के तहत ऐसे जमावे जुलूस को तितर बितर करने हेतु सिविल बल का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि धारा 130 के तहत सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। पैरा 12 बात करता है पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। तो पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान अधिकारी होता है और वह इसकी दक्षता, अनुशासन व इसके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे यह देखना चाहिए कि न्यायालय तथा अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेशों का तत्काल पालन हो और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। तो पैरा 12 में पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य बता दिए हैं। ठीक है। उत्तरदायित्व सॉरी। ठीक है। और इसका कर्तव्य बताया गया है पैरा 13 में। तो वर्ष में कम से कम एक बार उसे स्वयं प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हर हाल में 3 वर्ष में उसे एक बार अवश्य पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिए। मिनिमम 3 वर्ष में एक बार तो ज़रूर होना ही चाहिए। वैसे तो नॉर्मल तो वर्ष में एक बार है ही, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो 3 वर्ष में एक बार होना चाहिए। पैरा 14 है गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना। जिला अधीक्षक को गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना चाहिए, बताया गया पैरा 14 में। पैरा 15 बात करता है इम्पोर्टेंट है हिंदी आदेश पुस्तिका, हिंदी ऑर्डर बुक है ये, और इंग्लिश ऑर्डर बुक भी होती है। ठीक है। उसे हम आगे देखेंगे। तो इसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसका पद निरीक्षक की पंक्ति से निम्न हो और इस पुस्तिका में प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए और यह पुस्तक पूर्ण हो जाने के पश्चात 45 वर्षों तक सुरक्षित रखनी चाहिए। इसमें पुलिस बलों की नियुक्ति, दंड, स्थानांतरण, अवकाश, तैनाती तथा रक्षकों और पहरेदारों की आपूर्ति और निर्दोष प्रविष्ट किए जाएंगे। पूछ जाता है किससे संबंधित होती है? नियुक्ति, दंड, स्थानांतरण, अवकाश, तैनाती आदि से संबंधित होती है। और अपराध रजिस्टर पैरा 16 जो बात करता है किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट यानी इंग्लिश अपराध रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे, बताता है पैरा 16। पैरा 17 बात करता है सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है। सहायक तथा उप पुलिस अधीक्षक के अधिकार और कर्तव्य 17 में दिए गए हैं और 13 में हमने अधीक्षक के देखे थे। पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में उन्हें मुख्यालय का कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, सहायक तथा उप पुलिस अधीक्षक को। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर जो बात करता है ये सर्किलर ऑफिसर होता है प्रतिसार निरीक्षक और प्रतिसार उप निरीक्षक। ठीक है। पैरा 18 से लेकर 24 तक है। तो प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार और कर्तव्य ये बताया गया है पैरा 18 में। यह रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है तथा यह देखता है कि रिजर्व पुलिस लाइन में सभी पुलिस वाले सुसज्जित हों तथा उनके पास पर्याप्त सामग्री हो। ठीक है। पैरा 19 बात करता है आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व। तो प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व में कपड़ों, साज सज्जा, शस्त्र, गोला बारूद, तंबू तथा भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा उसके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। यहाँ पर दायित्व बता दिया है। ठीक है। जो गोला बारूद, तंबू आदि हैं इनकी शुद्धता के लिए। ठीक है। और पैरा 20 है नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास करने का दायित्व। ठीक है। जो परेड होगी पूछ लिया जाएगा कौन से पैरा में? पैरा 20 में जो नए आरक्षी होते हैं उनकी ट्रेनिंग और परेड। ठीक है। प्रतिसार निरीक्षक पुलिस बल में भर्ती किए हुए जो नए आरक्षी हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका कर्तव्य है। और पैरा 21 अपराधी के किट का निरीक्षण व वार्षिक जो ये होता है फायरिंग का दायित्व होता है। ठीक है।
तो प्रतिसार निरीक्षक वर्ष में एक बार बंदूक द्वारा निशाने पर गोली चलाने का अभ्यास करता है, जिसे वार्षिक फायरिंग के दायित्व का अभ्यास कहते हैं। ठीक है। पैरा 24 बात करता है रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य है। यह अधिकारी प्रतिसार निरीक्षक के कार्यों में सहायता करता है तथा प्रतिसार निरीक्षक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन करता है। रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य ये बताया गया है 24 में। और चैप्टर 3 पर आ जाते हैं। ये बात करता है लोक अभियोजक एवं उनके अधीनस्थ। तो लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ ये निकाल दिया गया है पैरा, अब नहीं है। ठीक है। 25 से लेकर 39 तक का, क्योंकि अब इससे संबंधित प्रावधान हम कहाँ देखते हैं, CRPC के अंतर्गत देखते हैं, और ये अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 4 पर, जो बात करता है क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक। तो पैरा 40 से लेकर 42 तक है। ठीक है। तो ये होते हैं सर्किल ऑफिसर। ठीक है। और उसके बाद में सेक्शन 40 बात करता है विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना। ठीक। तो 40 में बता दिए विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना, सिंपल है। 41 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 42 बात करता है क्षेत्र निरीक्षक का यह विशेष कर्तव्य है कि वह सरकार के उपायों के प्रति किसी भावना की रिपोर्ट तथा किसी अफवाह फैलाने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा SP को दे, और यह लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का निरीक्षण कर सकता है। पूछ लिया जाता है कि जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें उनके निरीक्षण कौन करता है, तो क्षेत्र निरीक्षक करता है, सर्किल ऑफिसर। ठीक है। चैप्टर 5 पर आ जाते हैं। तो ये बात करता है उप निरीक्षक और सिविल पुलिस के अवर यानी अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है। तो 43 से 64 तक है ये। 43 पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी के दायित्व थाने के बाहर सदक अधिकारी उप निरीक्षक होता है। ठीक है। ये बताया गया 43 में पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी के दायित्व बताए गए हैं। तो ये थाने का बाहर सदक अधिकारी का उप निरीक्षक होता है तथा अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है। 45 में गोपनीय नोटबुक तथा उसमें संगत प्रविष्टियाँ। थाने का भाषा अधिकारी एक गोपनीय नोटबुक रखेगा जिसमें कुछ गुप्त तथा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के बारे में गोपनीय नोटबुक के बारे में बताया गया है। 45 में सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 48 में, जो बात कर रहा है थाने का बाहर सदक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहे तथा प्रतिदिन GD पर हस्ताक्षर करे। ठीक है। जनरल डायरी के बारे में 48 में बताया गया है। 49 बात करता है पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी शब्द की भाषा। ठीक है। तो ये 49 में बताया गया। तो सेक्शन CRPC की धारा सेक्शन 2 में दी गई है, यदि पुलिस अधिकारी अनुपस्थित है तो पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी माना जाएगा। ठीक है। किसी जो सीनियर ऑफिसर है। ठीक है। और सामान्यतः यह है अन्वेषण नहीं करेगा जब तक कि अन्वेषण करना अति आवश्यक न हो। पैरा 51 बात करता है पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। ठीक है। 51 में बताया गया है जो द्वितीय अधिकारी हैं, पूछ लिया जाएगा सेकंड ऑफिसर 51 में है। 55 थाने का हेड मुहर्रिर यानी प्रधान आरक्षी लेखक। तो हेड मुहर्रिर के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, पैरा 55 में पूछ लिया जाता है। और यह प्रधान कांस्टेबल थाना मुहर्रिर थाने का कार्यालय लिपिक अभिलेख रक्षक तथा लेखाकार होता है। जनरल डायरी लिखना तथा FIR लिखना इसका ही कर्तव्य है। ठीक है। और 58 चौकीदार के बाहर सदक मुख्य आरक्षक के अधिकार और कर्तव्य 58 में बताए गए हैं। 63 में बीट आरक्षक के कर्तव्य हैं। तो पुलिस थाने की सर्किल या हलकों को फेरों में बांटा जाएगा और एक से अधिक कांस्टेबल यानी सिपाही हर हल्के फेरे के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। वो सामान्य रूप से किसी कांस्टेबल को लगाने के 3 दिन और 2 रातों से अधिक थाने या चौकी से बाहर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 का पैरा 65 बात करता है सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। ठीक है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करता है पैरा चैप्टर 6। तो पुलिस की यह शाखा पुलिस उप निरीक्षक यानी DIG के विशेष नियंत्रण के अधीन होती है, और यह तहसीलों, खजानों, हवालातों, बंदियों और सरकार तथा सरकारी संपत्ति की रक्षा करती है। ठीक है। जो आर्म्ड पुलिस है, और हिंसा के अपराध को दबाना
तथा खतरनाक अपराधियों का पीछा करना इनका कर्तव्य होता है। 68 बात करता है दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। 68 में बताए गए हैं दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दंगा या बलवा को दिखाने के लिए पुलिस को आदेश देना होता है, तब वहाँ उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसा आदेश देगा। ठीक है, दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य 68 में है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं 70 पर। पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संदर्भ में अनुदेश 70 दिए गए। पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल का प्रयोग, तो भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किए जाने के संदर्भ में कुल 5 खंड दिए गए, जिनमें निम्न नियम बताए गए हैं। पहला, बल का प्रयोग करने का आदेश जो विधिक प्राधिकारी है उच्चतम पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहले यदि मजिस्ट्रेट है तो वहाँ पर उनके द्वारा दिया जाएगा। कार्रवाई जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त की जा सकती हो, न प्राप्त की जा सकती हो, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ऐसी दशा में बल का प्रयोग करने का आदेश वह उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट नहीं है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। और बल का प्रयोग शक्ति का शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत को 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, और जो खंड डी है इसमें आग्नेयास्त्र के प्रयोग को शासित करने वाले नियम बताए गए। इसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। तो और खंड ई, पुलिस अधिकारियों के मार्गनिर्देशन के लिए कब आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए और आवश्यक है, और अन्य विस्तृत अनुदेश ये बताए गए हैं खंड ई में। चैप्टर 8 घुड़सवार के बारे में बात करता है। तो घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य 79 में है। ठीक, तो इस पैरा में घुड़सवार पुलिस के कुल 7 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष की रक्षा करना, अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाओं को ले जाना और अपराधियों का पीछा करना, सुनियोजित डकैती, अन्य उपद्रवों का दमन करना, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, यातायात नियंत्रण के कर्तव्य है। और पैरा 83 पुलिस अधीक्षक द्वारा अश्वारोही दल का निरीक्षण करना है, ये बताया गया है 83 में। ठीक है, 84 घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण के नियम बताए गए हैं। ठीक, चैप्टर 9 बात करता है ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार। पैरा 89 to 96 ए में है। ठीक है, और घुड़सवार पुलिस कहाँ थी? 79 to 88 तक। ठीक, अब आ जाते हैं तो CRPC की धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार यह विधिक कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के अनुसार यदि ग्राम चौकी द्वारा किसी अपराध की सूचना पुलिस को देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और पुलिस अधिकारी 1861 के सेक्शन 21 के अनुसार ग्राम चौकीदार की नियुक्ति, स्थानांतरण, दंड, इनाम देना डीएम का अधिकार है। इस अधिकारी 1861 सेक्शन 47 के अनुसार ग्राम चौकीदार पर जो अधिकार जिला मजिस्ट्रेट रखते हैं, राज्य सरकार चाहे तो आदेश द्वारा वह प्राधिकार जिला अधीक्षक को सौंप सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है 89 ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य क्या है? ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य गांव का चौकी पर पहरा देना होता है तथा इसमें अपने कार्य के लिए डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। 91 बात करता है थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य। सामान्यतः प्रत्येक महीने में 2 बार थाने में जन्म तथा मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए उपस्थित होगा। ठीक है, 91 में बताया गया है। और इसका दूसरा भाग है विशेष कर्तव्य। तो थाने में की गई रिपोर्ट पैरा 97 से 103 तक है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? FIR अंकित करने के नियम 97 में। ये रिपोर्ट 3 प्रतियों में चेक रसीद बुक में दर्ज की जाती है। ठीक है, इसका फॉर्म नंबर पूछ लिया जाता है 341 है, और यह लिखी जाती है इस पर सूचना दाता तथा थाने के प्रभार साधक अधिकारी दोनों को हस्ताक्षर होते हैं, और 3 प्रतियों पर पृथक पृथक हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, मूल प्रति जो अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। ठीक है, 3 प्रति है इसकी, और सूचनादाता को तत्काल एवं निःशुल्क दी जाती है। तीसरी प्रति थाने के अभिलेख का भाग होती है। ठीक, इस पर केस है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि FIR दर्ज करना बाध्यकारी या मैंडेटरी है। यदि पुलिस थाने का भाषा अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो CRPC की धारा 166A के अंतर्गत दंड का भागी होगा। यदि सूचनादाता FIR का हस्ताक्षर नहीं करता या अंगूठा चिन्ह नहीं लगाता है तब वह IPC के तहत
दंड का भागी होगा। और झूठी मिथ्या एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 211 के तहत दंड का भागी होगा। ठीक। और यदि अपराध किए जाने के बारे में गलत सूचना दी जाती है तब सूचनादाता आईपीसी की सेक्शन 177 के तहत दंड का भागी होगा। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पैरा 99। ये रिपोर्ट का सार यानी जीटी में लिखना आवश्यक है, ये बताया गया है। एफआईआर का सारा साधारण डायरी में तुरंत लिखा जाना चाहिए। और पैरा 100 बताता है थाना अध्यक्ष द्वारा थाने के बाहर मौखिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही। तो यदि थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की मौखिक रिपोर्ट उस समय प्राप्त होती है जब वह थाने से बाहर हो, तब ऐसे व्यक्ति से लिखित रिपोर्ट लेनी चाहिए तथा थाने पर भेज दिया जाना चाहिए। और पैरा 101 बात करता है अपराध की विशेष सूचना। तो कुछ अपराधों की विशेष सूचना तुरंत लाल लिफाफे में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा मंडल निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए। और पैरा 101 सब क्लोज ए डीएम और एसपी को विशेष रिपोर्ट की प्रति भेजा जाना 101 ए में बताया गया है। 102 है एनसीआर, तो विशेष रिपोर्ट पूछ ली जाएगी 101 ए में है। ठीक है। अपराध की विशेष सूचना है तो 101 है, 101 है विशेष रिपोर्ट है। ठीक है। और 102 एनसीआर, यह रिपोर्ट 2 प्रतियों में लिखी जाती है। असंज्ञ अपराध के रजिस्टर पर लिखी जाती है। इसका पुलिस फॉर्म नंबर 347 है और एफआईआर का 341 है। ये रिपोर्ट जबकि ये सार रूप में लिखी जाती है, दोनों प्रतियों पृथक पृथक मूल प्रति थाने के अभिलेख का भाग होती है, जबकि द्वितीय प्रति सूचनादाता को ही दी जा सकती है। इसका सार जीडी में दर्ज किया जाता है। ठीक। पैरा 106 बात करता है सामान्यतः अन्वेषण का घटना स्थल पर ही पूर्ण किया जाना चाहिए। और यह पैरा त्वरित अन्वेषण, शीघ्र अन्वेषण की बात करता है, जिसके तहत अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर ही अन्वेषण पूर्ण कर लेना चाहिए। 106 बात करता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित अन्वेषण प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत एक मूल अधिकार है। ठीक है। और पैरा 104 संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने के बाहर अधिकारी के अन्वेषण के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है। यदि एफआईआर प्राप्त होती है तो उसके कर्तव्य क्या होंगे, तो ऐसे मामलों में अन्वेषण अधिकारी को यह देखना चाहिए कि क्या अन्वेषण किया जाना उचित है। यदि नहीं कुछ दशाओं में वह अन्वेषण करने से इनकार भी कर सकता है। 105 बात करता है संज्ञेय अपराधों की का अन्वेषण न किए जाने पर कार्यवाही की प्रक्रिया। ऐसे मामलों में अन्वेषण अधिकारी सीआरपीसी धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अन्वेषण नहीं करने का जिक्र होगा तथा सूचनादाता को भी इसकी सूचना दी जाएगी। अन्वेषण न करने के कारणों का उल्लेख साधारण डायरी में लिखा जाएगा। ठीक है। पैरा 106 सामान्य अन्वेषण का घटना स्थल पर ही पूरा किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। और यह कैसे, यह पैरा स्पीडी इन्वेस्टिगेशन यानी त्वरित अन्वेषण की बात करता है, पूछा जाता है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन 106 के अंतर्गत है और यह घटनास्थल पर ही अन्वेषण पूरा कर लेना चाहिए, बताया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित अन्वेषण प्राण एवं देश स्वतंत्रता के तहत एक मूल अधिकार और सीआरपीसी धारा 173 सब क्लोज 1 के तहत त्वरित अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। पैरा 114 घटनास्थल का नक्शा नज़ीर बनाना, हत्या, डकैती तथा सेंधमारी के मामले में अन्वेषण अधिकारी को तथा किसी अन्य मामले में तथ्यों को उचित रूप से समझने के लिए घटनास्थल का मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके ऐसा मानचित्र लेखपाल से तैयार करना चाहिए तथा उस मानचित्र पर लेखपाल का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ठीक। पैरा 115 अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन, यदि कोई व्यक्ति इतने भयानक रूप से आहत हुआ हो कि हो सकता है कि अस्पताल जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, तब अन्वेषण अधिकारी तुरंत ऐसे व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन 2 सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। पैरा 116 व्यक्ति की कार्रवाई शिनाख्त के नियम, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में व्यक्ति की पहचान सुसंगत है, और जबकि यहाँ पर 116 में इसे इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ना है आपको। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कहाँ है, 116 में, और सीआरपीसी की धारा 54A में है। 118 विग्रजित व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही है। 119 मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृत अभिलिखित करने के नियम हैं। ठीक है। तो 164 में सीआरपीसी में, और हम देखते हैं संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित की जाती है। ठीक है।
तो ये पूछ जाता है कि जो कन्फेशन है कब लिखा जाएगा? अन्वेषण के दौरान, ठीक है, जांच विचारण से पहले। पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम 120 में बताए गए हैं। इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 तथा सीआरपीसी धारा 164 में प्रावधान किया गया है, ठीक। और पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड यानी प्रतिप्रेषण के लिए सीआरपीसी की धारा 167 में प्रावधान किया गया है। और पैरा 125 पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण है, ठीक है। एसपी स्वयं अन्वेषण कहाँ कर रहा है? 125 में। और पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड यानी प्रतिप्रेषण ये पैरा 121 में है, ठीक। जो बात करता है मृत्यु समीक्षा, ठीक है, तो मरणोपरांत शव परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के बारे में बताया गया चैप्टर 12 में, ठीक है। और ये पैरा 129 से लेकर 146 तक है। तो सीआरपीसी की धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार का कर्तव्य बताया गया है। और पैरा 129 में भी यदि किसी गांव में या उसके पास किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है या शव का कोई अंश पाया गया है तथा ग्राम चौकीदार इसकी सूचना पुलिस थाने में करेगा, ठीक। ये बताया गया 129 में, ठीक। और 131 में पंचनामा भरने का अधिकार। तो पंचनामा भरने का अधिकार सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर मुख्य आरक्षी को होगा, ठीक है। किसको होगा? मुख्य आरक्षी को पंचनामा भरने का अधिकार। और पंचायत नामा का मुख्य समीक्षा रिपोर्ट और केस डायरी के रूप में लिखा जाना, ये बताया गया 132 में, ठीक है। 135 ये बात करता है लावारिश बिना दावे की शवों की अंत्येष्टि उनके धर्म की व्यक्तियों के अनुसार करना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में पूछा जाता है 135 ए, जो लावारिश बिना दावे के शव हैं उनके अंत्येष्टि संस्कार कैसे किया जाएगा? उनकी धर्म की रीतियों के अनुसार किया जाएगा। 139 मृत्यु शव को शव परीक्षा हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। 143 बात करता है घायल व्यक्ति को चिकित्सा न्यायालय में भेजना, ठीक है। 143 चिकित्सा में भेजना है घायल व्यक्ति को चिकित्सा के लिए, ठीक है, जो घायल है। 139 शव को शव परीक्षा हेतु भेजते समय अपनाए जाने वाली प्रोसीजर क्या हो गया वो बताया गया है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ इम्पोर्टेंट केस है, सीआरपीसी में भी देखते हैं। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि घायल का पहले इलाज किया जाए, पुलिस कार्रवाई बाद में भी हो सकती है। देखते हैं हम कि जो अस्पताल में लेकर जाते हैं तो पहले पुलिस कार्रवाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये अब इससे मना कर दिया गया है, पहले चिकित्सा होगी उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई होगी। पैरा 144 चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोट की रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 श्रेणी में तैयार करना। नंबर 1 प्रथम प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी, द्वितीय प्रति उस पुलिस को दी जाएगी जो शव के पोस्टमार्टम के लिए लाया था, तथा तृतीय अस्पताल के अभिलेख का भाग होगी, ठीक है। 146 बात करता है किसी स्त्री या पुरुष की चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में, ठीक। तो किसी स्त्री का मेडिकल चेकअप स्त्री के द्वारा ही किया जाएगा। और सीआरपीसी की धारा 164 ए के तहत दुराचार के शिकार महिला का मेडिकल चेकअप स्त्री डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 53 के क्लोज 2 के अनुसार यदि महिला अभियुक्त है तब उसकी शारीरिक परीक्षा स्त्री डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 54 सब क्लोज 1 के परंतु के अनुसार यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तब उसका चिकित्सा परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। सीआरपी की धारा 53 सब क्लोज 2 के अनुसार यदि महिला अभियुक्त है तब उसकी शारीरिक परीक्षा स्त्री डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। अब आ जाते हैं चैप्टर 13 पर। ये गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा के बारे में बात करता है। तो पैरा 147 से लेकर 164 तक है। 147 पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। और वारंट के बिना सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ 147 है, वहाँ 41 और 42 है सीआरपीसी में, तो इस तरह से याद हो जाएगा। और 147 ए लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया क्या होगी यह बताया गया। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर अध्यक्ष तथा सभापति को पुलिस द्वारा सूचना दी जाएगी। ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहला अध्यक्ष सभापति को इसकी सूचना दी जाएगी और सदन के परिसर के अंदर अध्यक्ष या सभापति से अनुमति से ही गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। और पैरा 148 बात करता है अन्य अधिकारिता में अपराधियों का पीछा करना। तो सीआरपीसी धारा 48 में हम देखते हैं यहाँ 148 है, बस यहाँ 1 लग गया है तो इसलिए याद करने का अच्छा तरीका है। तो ऐसी दशा में भारत में कहीं भी पीछा किया जा सकता है, ठीक। 151 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया है, जो हम 43 में देखते हैं, ठीक। 154
गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी साक्षियों के समक्ष ले जाने का उपबंध है। सीआरपीसी की धारा 51 के प्रावधान लागू होंगे तथा महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ 154 में देख रहे हैं तलाशी, और वहाँ पर 51 है। ठीक, और 158 पुलिस अधिकारी द्वारा कैद खाने में कैदियों की संख्या का निर्धारण करना। ठीक है, जो कैद खाने में कैदी हैं उनकी संख्या का निर्धारण कौन? पुलिस अधिकारी द्वारा। तो इसका निर्धारण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है और गणना का आधार प्रत्येक व्यक्ति के लिए फर्श का 36 वर्ग फीट और कमरे के संपूर्ण क्षेत्रफल का 540 घन फीट होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्री में। ठीक है, फर्श का 36 वर्ग फीट और संपूर्ण क्षेत्रफल का 540 घन फीट होगा, जो गणना का आधार होगा। और एक पैरा 161 पागल व्यक्ति को स्वस्थ अपराधी से अलग रखा जाएगा, ये बताया गया है। 162 अवैध लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, 162 में इम्पोर्टेंट पैरा है। अध्याय 14 बात करता है संपत्ति की विरक्षा यानी कस्टडी है और उसका निपटारा। पैरा 165 से लेके 173 तक है। तो पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियम, इसके लिए पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में संपत्ति ली जाती है उसके निपटारे से संबंधित नियम। ठीक है, पैरा 168 ए पुलिस का द्वारा बरामद किए गए अवैध आग्नेयास्त्रों या शस्त्रों का निस्तारण बताया गया 168 ए। ऐसे आयुध न्यायालय के निर्णय के पश्चात एक समिति के समक्ष नष्ट किए जाएंगे और इस समिति में निम्न व्यक्ति होंगे: जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा नामित कोई उप अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक सम्मानित व्यक्ति जो राज्य सरकार का सेवक न हो। 170 बात करता है लोक अभियुक्त तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा माल खाने का निरीक्षण महीने में कम से कम एक बार करना चाहिए। ठीक है, तो आग्नेयास्त्रों का नष्ट किया जाना 168 ए है। ठीक है, और लोक अभियुक्त तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा माल खाने का निरीक्षण 170 में। 15 बात करता है चैप्टर विशेष अपराध के बारे में। तो पैरा 174 से लेकर 185 में बताया गया है। तो 174 डकैती या लूट की घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताता है। ठीक है, जब लूट या कोई डकैती थी उसके बाद में क्या कार्रवाई होंगी। ठीक है, तो चैप्टर 15 बताता है। ठीक, और 174 का पैरा बताता है। ठीक, विशेष अपराध के बारे में। और 176 बालक या बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में बताया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालक या 16 वर्ष से कम आयु की बालिका की लापता होने की रिपोर्ट की गई है और परिस्थितियां विवरण की ओर संकेत करती हैं तो थाने का बाहर सतर्क अधिकारी पड़ोसी थाने को सूचित करेगा और पुलिस अधीक्षक को ऐसे अवैध हुलिया भेजेगा। 179 पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया। तो पशु चोरी के मामले में रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए। 180 चोरी के मामलों में अन्वेषण किया जाना चाहिए, चाहे ऐसे पशु का मूल्य कुछ भी क्यों न हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पशु चोरी के बारे में 180 में है। चैप्टर 16 बात करता है अपराधी जनजातियां, विदेशी अथवा आवारागर्द। ठीक है, तो पैरा 186 से 189। तो गश्ती या घेराबंदी पैरा 190 से लेकर 195 तक चैप्टर 17 में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर 18 अपराधी जनजाति, विदेशी और आवारागर्दी के बारे में है। गश्ती व घेराबंदी चैप्टर 17 में है, जो 190 से लेकर 195 तक है। तो पैरा 190 बताता है सड़क पर गश्त लगाने के नियम। साधारणतः इसके लिए पुलिस नियुक्त होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र बल तथा अश्वारोही बल को भी नियुक्त किया जा सकता है। पैरा 194 गश्त लगाने के 6 पेरों की पद्धति। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक माह 6 में से 2 रात्रि का विश्राम मिलना चाहिए। ठीक है, 6 में से 2 रात्रि का विश्राम मिलेगा और दिन में 1 व्यक्ति गश्त लगा सकता है, जबकि रात में 2 व्यक्तियों का गश्त लगाई जाएगी और रात्रि के समय रात के सुबह 6 बजे तक होगा और व्यक्ति को रात में 4 घंटों से अधिक गश्त पर नहीं लगाया जाना चाहिए। पैरा 195 नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्रवाई। सामान्यतः 2 व्यक्ति नाकाबंदी करेंगे, 195 में बताया गया है। चैप्टर 18 बात करता है विशेष रक्षक या अतिरिक्त पुलिस। ठीक है, 196 से 214 तक है, 214 तक विशेष पुलिस
रक्षक या अतिरिक्त पुलिस। चैप्टर 19 भगोड़े अपराधी, फरार अपराधी और मफरूर अपराध उद्घोषित अपराधी के बारे में बताता है। 215 से लेकर 222 तक है, ठीक है। और 215 में बताया गया अपराध करके, ये इंपॉर्टेंट पैरा है सभी, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, पैरा भी। तो अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की 215 में बताए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए विशेष प्रावधान सीआरपीसी की धारा 82 तथा 83 में किया गया है। पुलिस को यह चाहिए कि गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा तथा कुर्की का आदेश एक ही दिन क्रम से निकालने की न्यायालय से मांग करे। और 216 मफरूर अपराधी की परिभाषा या भगोड़े अपराधी की परिभाषा है, ठीक है। तो 215 में तो बता दिया कि भगोड़े अपराधी की संपत्ति के लिए कुर्की और उसके लिए उद्घोषणा है, और इसकी परिभाषा दी गई है 216 में। तो भगोड़े अपराधी वह उसे कहा जाएगा जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के तहत न्यायालय में उद्घोषणा कर दी गई हो। और पैरा 217 में मफरूर या भगोड़े अपराधियों का वर्गीकरण बताया गया। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक है वर्ग के अंतर्गत वे सभी अपराधी आएंगे जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व व्रत संदेह की सभी संभावनाओं से प्रमाणित किए गए हैं, ठीक है। और दूसरे वर्ग है के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का समावेश होगा जिनके वास्तविक नाम, निवास तथा पूर्व चरित्र सुनिश्चित नहीं किए गए हैं, ठीक है। 218 पैरा बात करता है पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर। इसका फॉर्म संख्या है 214 में, ठीक है। तो 218 में रजिस्टर हो गया है, ठीक है। 216 में हमने परिभाषा देखी थी, और 217 में वर्गीकरण है, 215 में कुर्की और उद्घोषणा थी, ठीक है। 218 में रजिस्टर है। 220 है भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़ों के नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार था। 220 में पुलिस अधीक्षक निकाल रहा है, 221 में मजिस्ट्रेट निकालेगा। तो पुलिस अधीक्षक निम्न कारणों से आदेश दे सकता है कि भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाए। गिरफ्तारी, निश्चित मृत्यु, जब भी मुख्य साक्ष्यों की मृत्यु या लापता होने के कारण सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्रवाई का अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से भगोड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजन के लिए अपर्याप्त पाया जाता है। वर्ग के अंतर्गत आने वाले भगोड़े की मार्ग में 30 वर्ष तथा वर्ग के अंतर्गत आने वाले भगोड़े के मामले में 5 वर्ष तक न सुना गया हो, ठीक। पैरा 221 बात करता है भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने की जिलाधिकारी का अधिकार। जो जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण भगोड़े के अपराधी तलाशी जारी रखना आवश्यक नहीं है, तो वह अपने जिला में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है, भले ही पैरा 220 की शर्तें पूरी न हो रही हो। लेकिन यदि ऐसा अपराध सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, तब ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। चैप्टर 20 बात करता है दुष्चरित्रों का रजिस्टर तथा निगरानी, इंपॉर्टेंट है। 223 से लेकर 276 तक। तो पैरा 223 ग्राम अपराध नोटबुक के बारे में बताता है। तो यह प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख होता है और क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के अपराध और अपराधियों के विषय में सूचना रखता है, ठीक है। और इसमें कुछ 6 भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पैरा 224 में भाग 1 है जनसंख्या इत्यादि का विवरण बताया गया भाग 1 में। भाग 2 में संज्ञेय अपराधों की प्रविष्टि है जो पैरा 225 में है, ठीक है। तो पहला जनसंख्या अपराध इत्यादि का विवरण, दूसरा संज्ञेय अपराधों की प्रविष्टि 224 और 200 पैरा में 225 में। और पैरा 226 में दोष सिद्धियाँ हैं जो भाग 3 में है। और भाग 4 में धार्मिक त्यौहार एवं विवाद है जो पैरा 227 में है। और हिस्ट्री शीट इम्पोर्टेंट है, पैरा 228 में भाग 5 में है, ठीक है। भाग 5 में हिस्ट्री शीट आते हैं। हिस्ट्री शीट निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के व्यक्तिगत अभिलेख होते हैं। हिस्ट्री शीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं, जो ऐसे अपराधियों के प्रेरक हैं। हिस्ट्री शीट 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग के तथा वर्ग है। वर्ग के हिस्ट्री शीट के अंतर्गत डकैत, सैन लगाने वाले, पशु चोर, रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर तथा उनके प्रेरक आते हैं, ठीक है। वर्ग के अंतर्गत अन्य अपराधी आते हैं। दोनों वर्गों के हिस्ट्री शीट एक समान फॉर्म में रखे जाएंगे, किंतु वर्ग के अंतर्गत आने वाले अपराधियों के आगे लाल से निशान लगाए जाएंगे। पैरा 229 के भाग 6 हिस्ट्री शीट से वर्गीकरण से संबंधित नियम है। वर्ग के अंतर्गत आने वाले अपराधियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने रास्ते में सुधार करेंगे, जबकि वर्ग 6 वाले सुधार के अयोग्य हैं।
पैरा 230 हिस्ट्री शीट को तारांकित करना बताया गया है। यदि वर्ग कह के हिस्ट्री शीट का विषय अर्थात व्यक्ति यदि इतना खतरनाक है कि सामान्य निगरानी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित निगरानी की आवश्यकता है तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से तारांकित किया जा सकता है। 231 बात करता है हिस्ट्री शीट की निगरानी की समय सीमा। तो वर्ग कह के ऐसे अपराधी जो तारांकित नहीं है लगातार 2 वर्ष तक निगरानी के अंतर्गत रखे जाएंगे। वर्ग कह के किसी अपराधी को तारांकित कर दिया गया है तब उसकी निगरानी कम से कम 2 वर्षों तक होगी। ठीक। 232 वर्ग कह के हिस्ट्री शीट को तारांकित करना आवश्यक नहीं है अतः इनकी निगरानी मृत्यु तक होगी। ठीक है। 231 में वर्ग कह के, ठीक है, जो तारांकित है और जो तारांकित नहीं है, और वर्ग कह के जो तारांकित है इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, मृत्यु तक होगी। 233 हिस्ट्री शीट को नष्ट करने हेतु आदेश देने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार है। तो हिस्ट्री शीट का बंद होने का तात्पर्य यह है कि अब निगरानी बंद कर दी गई है, इसे नष्ट करने का आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। ठीक है। तो कहाँ पर 233 में। 236 में हिस्ट्री शीटर की निगरानी का तरीका बताया गया है। 240 में हिस्ट्री शीट खोलने के नियम बताए गए हैं। तो हिस्ट्री शीट पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही खोली जा सकती है। हिस्ट्री शीट दोनों वर्गों की खोली जा सकती है। ठीक है। हिस्ट्री शीट खोलने के 2 आधार हैं, संदेह पर और दोषसिद्धि या दोष मुक्ति पर। ठीक है। 243 है किशोर दोषसिद्धि अपराधी की हिस्ट्री शीट खोलना। ठीक है। और 245 है उड़न शीट। ठीक है। सभी हिस्ट्री शीट वाले व्यक्तियों का नाम गश्त करने वाले सिपाहियों की नोटबुक में दर्ज की जाएगी। पैरा 249 है हिस्ट्री शीट सूचकांक रजिस्टर। 253 है गृह पंजिका में प्रविष्टि करना तथा उसका रखरखाव करना। ठीक है। गृह पंजिका में प्रविष्टि करना तथा उसका रखरखाव 253 में है। 249 है हिस्ट्री शीट सूचकांक रजिस्टर। जब कभी डकैती, पशु चोरी अथवा रेलवे माल डिब्बों की चोरी के संगठित गिरोह का पता लगे तब सभी गिरोह की प्रविष्टियां गिरोह पत्रिका में पंजिका में की जाएंगी। गृह पंजिका फॉर्म संख्या 45 है। ठीक है, याद रखना। पैरा 267 है गांव में किसी संदिग्ध के आने पर उसकी आगमन की सूचना ग्राम चौकीदार द्वारा दी जाएगी। ठीक है। 267 में चैप्टर 21 बात करता है आदेशिकाओं का निष्पादन। ठीक है। शिव प्रोसेस 277 से लेकर 282 तक है। 277 में सीआरपीसी धारा 631 के अधिक जुर्माने का वसूल किया जाना है। पुलिस अधिनियम 1861 उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कोई धन उस प्रकार से वसूला जाएगा जिस प्रकार से सीआरपीसी के तहत जुर्माना वसूल किया जाता है। 277 में बताया गया। 281 पैरा बताता है संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन। तो ऐसे वारंट का निष्पादन 6 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। यदि 6 सप्ताह तक इसका निष्पादन न हो तो वह वारंट उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिसने वह जारी किया था। चैप्टर 22 बात करता है अभिलेख एवं गोपनीय दस्तावेज। तो पैरा 283 से लेकर 300 तक हैं। ठीक है। अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज। ठीक। और ये 287 प्रत्येक थाने के में सूचना पट का लगाया जाना बताया गया है। प्रत्येक अपराध घोषणा एवं सार्वजनिक सूचनाओं को थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। 287 में बताया गया। 288 थाना कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा भी लगाया जाएगा। ठीक है। 291 जीडी और सीडी रखरखाव के नियम हैं। ठीक। और 294 जनरल डायरी लिखने के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जनरल डायरी के नियम 294 सीडी और जीडी रखना है। 291 थाना कार्यालय की दीवार पर क्षेत्र का नक्शा लगाना। 288 287 है सूचना पट लगाया जाना है। ठीक है। 295 जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातें जीडी की अंतर्वस्तु बताई गई है। 297 जीडी का सूर्यास्त पर बंद करना है। 298 जीडी का डीएम अथवा एडीएम के पास भेजने के नियम है। 299 पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है। 299 300 मुखबिर के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। तो जासूसों का नाम गुप्त रखा जाना चाहिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 मुखबिरों को संरक्षण प्रदान करती है। चैप्टर 23 बात करता है पुलिस थानों पर रखे गए लेखे। ठीक है। तो पैरा 301 से लेकर 308 तक है। तो 302 धन की प्राप्ति व वितरण का उल्लेख जीडी में करना है। 306 चेकों की पुलिस चेकों की पुस्तिका का रखरखाव का नियम है। चैप्टर 24 बात करता है भारतीय राज्य। पैरा 309 से लेकर पैरा 321 तक है और इस अध्याय को पूरी तरह से निरसित कर दिया गया है। पैरा अध्याय 24 को। अध्याय 25 है जन्म और मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण। तो 322 से लेकर 337 तक है। तो ये किसका कर्तव्य है? तो चौकीदार का कर्तव्य जन्म मृत्यु की सूचना देना 322 के अंतर्गत। ठीक है। और ये
किसको देगा? ग्राम प्रधान सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उप ग्राम प्रधान को देगा। ठीक है। जन्म और मृत्यु की सूचना देना 322 के अंतर्गत। और यदि ऐसा मृतक शासकीय पेशेवर है या भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी है, विदेशी है, तब ग्राम चौकीदार इसकी सूचना थाना प्रभारी को देगा। और पैरा 327 किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी के कर्तव्य 327 में बताए गए हैं। ठीक। चैप्टर 26 बात करता है काल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। तो 328 पैरा जिला अधिकारी द्वारा काल के समय परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना बताया गया है। ठीक है। 329 है जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्रवाई क्या होगी। ठीक है। 330 है पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना। 333 है पुलिस द्वारा लावारिश लाशों का निस्तारण। लावारिश मुर्दों को मृतक के धर्म के अनुसार पुलिस द्वारा जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। 333 में है। ठीक है। चैप्टर 27 बात करता है विशेष अधिनियमों नियमों के अधीन कर्तव्य। 388 से लेकर 369 338 से लेकर 369 तक है। ठीक है। विशेष अधिनियम नियमों के अधीन कर्तव्य हैं। तो 338 है पुलिस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों की सूची प्रत्येक थाने में एवं एसपी ऑफिस में रखी जाएगी। 339 है भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर कार्यवाही है। ठीक है। 341 है भगोड़े का गिरफ्तारी है तो पुरस्कार की घोषणा है। अधिकतम 5 रुपये तक का पुरस्कार है। और पैरा 354 सराय में आश्रय देने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर। ये आई थिंक 500 रुपीज़ हो गए, 5000 होगा, 5 रुपये तो नहीं हो सकता। पैरा 354 में आश्रय देने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर है। 357 एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराधों की सूचना दिया जाना। 357 इंपॉर्टेंट है। 366 पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम चौकीदार के आचरण की जाँच है। ठीक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा किसके? ग्राम चौकीदार के आचरण की जाँच। यदि लंबे समय से अवैध शराब बनाई जाती है यदि किसी गांव में और पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम चौकीदार की आचरण की जांच की जा सकती है यदि जांच में चौकीदार सांठगांठ या साक्ष्य मिलता है तब। ठीक है। उसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट से इसके यदि ऐसा पाया जाता है तो चौकीदार को बर्खास्त करने की सिफारिश की जाएगी। 367 है गाँव के मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई है। और 368 है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति है। ठीक। चैप्टर 28 बात करता है 370 से लेकर 395 तक है। ये विविध है। 373 ए पुलिस बल के सदस्यों के लिए कर्तव्य पालन के दौरान नशीले पदार्थों को सेवन वर्जित किया गया है। ठीक है। 373 ए। और 376 है पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करना। 385 है प्रतिजन्य रोग से पीड़ित कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देना। चैप्टर 29 बात करता है नियुक्ति के बारे में जो कि पैरा 396 से लेकर 427 तक है। तो 396 है पुलिस बल के निकाय। तो पुलिस बल में निम्न के निकाय होते हैं प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस। और ये तो पहले में आ गए। ठीक है। दूसरे में सरकारी रेलवे पुलिस और तीसरे में गांव का चौकीदार। तो पहले तथा दूसरे निकाय में आने वाले पुलिस बल की भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 के तहत की जाती है जबकि तीसरे निकाय में आने वाले चौकीदार की नियुक्ति अन्य कानून के तहत की जाती है। तो पैरा 357 में पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी हैं तो पुलिस उप अधीक्षक तथा दूसरे ऊपर के पुलिस अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ये 397 में बताया गया है। 398 में पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी डीवाईएसपी के नीचे के पुलिस अधिकारी राजपत्रित में आते हैं। ठीक है। 411 भर्ती होने वाले आरक्षक की मांग। ठीक है। और 417 सरकारी सेवाओं की अन्य शाखाओं का परित्याग करने वाले व्यक्तियों की भर्ती। ऐसे व्यक्तियों की भर्ती उस विभाग को सूचना दिए बिना नहीं की जाएगी यदि किसी दूसरे विभाग से दुराचरण के कारण कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया था तब वह पुलिस में भर्ती किए जाने के योग्य नहीं होगा। पैरा 423 है नियुक्ति का प्रमाण पत्र है। और चैप्टर 30 है पदोन्नति यानी प्रमोशन के बारे में। तो पैरा 428 से लेकर 463 बी तक। ठीक। ये प्रमोशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो नियुक्ति थी पहले 29 में, फिर 30 में पदोन्नति है। पैरा 428 से लेकर 463 428 में राजपत्रित पदों में प्रमोशन है और ऐसा प्रमोशन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और 459 ए पदोन्नति किए गए
सवार पुलिस के आरक्षी को मुख्य आरक्षी को परिवीक्षा पर 2 साल परीक्षा पर रखा जाएगा। ठीक है। चैप्टर 31 बात करता है रिमांड या इनाम, रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड होंगे वो दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। तो पैरा 464 से लेकर 476 तक है। तो 464 पुरस्कार के प्रकार बताता है। पुरस्कार या इनाम 4 प्रकार के होते हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि का मर्म बताने वाली सूचना के लिए उद्घोषित इनाम है। ठीक है। अच्छी सेवा और बहादुरी के लिए पारितोषिक गांव के चौकीदार और स्पेशल फोर्स को दिए जाते हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा, न्यायालय द्वारा, कंपनी द्वारा तथा निजी व्यक्ति द्वारा घोषित इनाम। पैरा 465 है पुरस्कार प्रदान करने की निर्दिष्ट सीमा। ठीक है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, 2500। ठीक है। और पुलिस उप महानिरीक्षक को कितना, 5000 है। ठीक है। जो वरिष्ठ होंगे उन्हें 2500 और पुलिस उप महानिरीक्षक का 5000 है। अपर या संयुक्त पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक, इनको 10,000 है। ठीक है। और पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक का है 20,000। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं पुलिस सचिव या सचिव गृह विभाग, 50,000। ठीक है। चैप्टर 32 बात करता है पुलिस अधिकारियों के विभागीय दंड और उनके आपराधिक अभियोजन। पैरा 470 से लेकर 507 का। ठीक है। विभागीय दंड जो है इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस अधिनियम 18 की धारा 2 के तहत नियुक्त अधिकारियों पर ही धारा लागू नहीं होगी। ठीक है। 479 अधिकारियों के दंड देने की शक्ति राज्यपाल सभी अधिकारियों को दे सकता है। अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी दंड देने में सक्षम हैं। ठीक। और 480 है डांट फटकार है। 481 है बर्खास्तगी और पद से हटाया जाना। ठीक है। और 482 है पदोन्नति। ठीक। और 482 है दंड स्वरूप वेतन वृद्धि रोक देने की वृद्धि, ऐसी अवधि 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ठीक है। जो दंड स्वरूप वेतन रोक दिया था तो 1 वर्ष से अधिक नहीं रोका जाएगा। 483 है पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया। कोई मजिस्ट्रेट जांच या पुलिस जांच, न्यायिक जांच या विभागीय जांच तथा न्यायिक जांच साथ साथ हो सकते हैं। ठीक है। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विभागीय जांच तथा न्यायिक जांच 2 होती हैं। और पैरा 496 दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जांच के दौरान ऐसे पुलिस वाले का निलंबन बताया गया। ठीक है। और पैरा 500 न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की निंदा बताई गई है। ठीक है। किए जाने पर उसकी तुरंत जांच करेगा, उसकी पुलिस आचरण की निंदा पर। ठीक है। न्यायालय। और 501 है पुलिस अधिकारी का कुछ सिविल आपराधिक कार्रवाई में राज्य के व्यय पर बचाव किया जाना है। ठीक है। 504 बात करता है पदमुक्त प्रमाण पत्र। और चैप्टर 33 बात करता है अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां। पैरा 508 से लेकर 519 ए तक हैं अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां। ठीक है। तो हम CRPC में भी अपीलें 33 में ही देखते हैं, तो यहाँ भी है। ठीक है। 33 में अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं चैप्टर। ठीक है। और अध्याय 31 बात करता है पैरा 520 से लेकर 526 ट्रांसफ़र के बारे में। तो 523 स्थानांतरण अधिकारी को 10 दिन के भीतर कर्तव्य से बाहर मुक्त करना है। 526 है ग्राम चौकीदार का स्थानांतरण। ठीक है। और तो उसका ये इम्पोर्टेंट है कि ग्राम चौकीदार का स्थानांतरण उसकी सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। और चैप्टर 35 बात करता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग है। पैरा 527 से लेकर 533 तक। ठीक है। 34 था ट्रेनिंग, ये फिर ट्रांसफ़र, फिर 35 है ट्रेनिंग और 36 है उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण।
ठीक है, जो प्रेक्षक है उनका 534 से लेकर 538 तक। और चैप्टर 37 बात करता है कांस्टेबल तथा हेड कांस्टेबल का प्रशिक्षण। ठीक है, तो कांस्टेबल का प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होगा और ये 541 पैरा में बताया गया है। तो हेड कांस्टेबल का और कांस्टेबल का 37 में है ट्रेनिंग, और उपनिरीक्षकों की ट्रेनिंग 36 में है और बाकी सबकी ट्रेनिंग 35 में है। ठीक है, ट्रांसफ़र हमने देख लिया 34 में था। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट पुलिस रेगुलेशन एक्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।